हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 3 जो हमारा है उसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन 1 जो है वो थोड़ा बड़ा हो गया था और लास्ट में वो वीडियो बंद हो गई थी, तो एक क्वेश्चन हम लोग इससे पहले अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन है कि अगर 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 3 ग्राम अगर हमारा कार्बन है और उसको जलाया जा रहा है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। मतलब 3 ग्राम कार्बन को आप लोग जला रहे हैं 8 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब अगर आप लोग 3 ग्राम ही कार्बन जलाएंगे 50 ग्राम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और कौन सा जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का वो इसमें लगेगा। तो देखिए आंसर इसका है 3 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए। तो 3 ग्राम कार्बन जो है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होती है देने के लिए 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अगर 3 ग्राम कार्बन जो है वो जलाया जाएगा 50 ग्राम ऑक्सीजन में, तो उसके बाद देन 3 ग्राम जो कार्बन है वो सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा। और जो 52 मतलब क्या है एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। तो 42 ग्राम जो ऑक्सीजन है ना वो अनरिएक्टिव रह जाएगी। इन दिस केस ऑल्सो सिर्फ 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ही बनेगी। इस आंसर में कौन सा लॉ लग रहा है? इस आंसर में जो लॉ लग रहा है ना वो लग रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, कौन सा लॉ लग रहा है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन का ये मतलब है, अब हम समझते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, कैसे ये सब हो रहा है। हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था कि जो 3 ग्राम कार्बन है वो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, तो 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है। अब 3 ग्राम तो कार्बन है, ऑक्सीजन हो गई है 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम ऑक्सीजन हो गई है, तो हमसे पूछा गया है कि कितने ग्राम जो है अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। तो देखिए आंसर है ये कि 3 ग्राम अगर 8 के साथ रिएक्ट कर रही थी ना और 11 कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी, तो 3 ग्राम जो कार्बन है ना वो सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा। चाहे ऑक्सीजन 1,00,000 ग्राम मौजूद हो, कितनी भी ऑक्सीजन मौजूद हो, मगर जो 3 ग्राम कार्बन है ना वो हमेशा उस 1,00,000 में से, या उस अब क्वेश्चन में 50 है, इस 50 में से सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही ये 3 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगा। मतलब 50 माइनस 8, 42 ग्राम जो ऑक्सीजन है ना वो अनरिएक्टेड रह जाएगी, उसके साथ किसी चीज़ का रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि 3 ग्राम जो कार्बन है ना वो सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट कर सकता है, बाकी चाहे कितनी भी हो वो बची रह जाएगी। तो क्योंकि इस 50 में से सिर्फ ये 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, तो जो इसका आंसर बनेगा ना वो होगा कि 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होगी। क्योंकि कार्बन कितना है? कार्बन तो 3 ही ग्राम है, चाहे ऑक्सीजन कितनी भी हो। जो 3 ग्राम कार्बन है ना वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करेगा, चाहे ऑक्सीजन कितनी भी हो। तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 11 ग्राम ही बनेगा। तो यही होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब 3 ग्राम ने अगर 8 ग्राम के साथ किया है ना, तो यहाँ पर चाहे वैल्यू कितनी भी बढ़ जाए 3 ग्राम हमेशा 8 ग्राम के साथ ही रिएक्ट करेगा। यही होता है कांस्टेंट, मतलब जो बिल्कुल एक वैल्यू हमेशा उसी पर्टिकुलर दूसरी वैल्यू के साथ रिएक्ट करेगी, ये है। तो इजी वे में अगर हम समझना चाहें कि अगर एक बच्चे के पास 3 टॉफ़ी हैं, तो वो तीनों की तीनों टॉफ़ी खा रहा है, ठीक है, एक टाइम में। और अगर उस बच्चे के पास 50 टॉफ़ी भी है ना, तो भी वो बच्चा 3 ही टॉफ़ी खाएगा। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आप कहेंगे बच्चा तो नहीं खाएगा, वो तो ज़्यादा खा लेगा, बट समझने के लिए इजी वे में मैंने बताया है कि कार्बन 3 ग्राम के सामने चाहे कितनी भी ऑक्सीजन हो वो हमेशा सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उससे प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये वाला हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। तो पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल भी हमें देना है। तो इसका आंसर है पॉलीएटॉमिक आयन इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रेट, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, CO3 माइनस। तो पॉलीएटॉमिक आयंस वो होते हैं, कोई सा भी आपको आयन दिख रहा है ना, ठीक है, कोई सा भी आयन है जिसके ऊपर आप लोगों को जैसे OH नेगेटिव, ठीक है, इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है, CO3 नेगेटिव या फिर OH
पॉजिटिव, मतलब जो ऊपर अगर आपको कुछ साइन वाइन दिख रहा है ना, चाहे वो पॉजिटिव साइन हो चाहे नेगेटिव साइन हो, कोई सा भी अगर आप लोग को साइन दिख रहा है ना, तो वो क्या है, वो है हमारा पॉलीएटॉमिक आयन। ठीक है, तो वो हमारा पॉलीएटॉमिक आयन हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। इनके ये जो है ना, इनके हमें केमिकल फॉर्मूलाज बताने हैं। तो सिंपल से हैं केमिकल फॉर्मूलाज। Mg मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है हमारा MgCl2। तो यहीं पे कर लेते हैं इसको, हाँ क्या देखना, तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का जो वो होता है वो होता है Mg, क्लोराइड का होता है Cl2। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला इसका Ca होता है और इसका O, तो CaO हो जाएगा। कॉपर नाइट्रेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CuNO3 का होल टॉइस। और हाँ, इनके फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं, जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि फॉर्मूलाज बनाए कैसे जाते हैं। और मैं फॉर्मूला ये बनते कैसे है ना, इसके जो इंटेक्स्ट वाले क्वेश्चन डालूंगी ना, उसमें मैं इनका पूरा आपको समझा दूंगी कि कैसे बनते हैं इनके फॉर्मूलाज। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है AlCl3। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो एक फॉर्मूला मैं आपको, चलिए कोई सा बना के दिखाती हूँ। कौन सा बनाऊँ, चलिए ये वाला बना देते हैं, ये वाला। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला आप बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो कॉपर को आप एक जगह लिख लेंगे और नाइट्रेट को आपको सबके सिंबल याद होने चाहिए। आपके चैप्टर में सिंबल गिवन है, आपको सबके सिंबल और सबकी वैलेंसी। आपको अगर फॉर्मूला बनाना है ना, तो फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोगों को उसका सिंबल पता होना चाहिए पहली चीज़, और उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कॉपर का फॉर्मूला होता है, सॉरी, कॉपर का सिंबल होता है Cu, और इसकी वैलेंसी होती है क्या, कॉपर की वैलेंसी होती है अपनी 2। और नाइट्रेट का जो सिंबल फॉर्मूला बनता है नाइट्रेट का, वो बनता है NO3। ठीक है, और इसकी जो वैलेंसी होती है ना, इसकी वैलेंसी होती है 1। फॉर्मूला इसका बनाने के लिए हम लोगों को, अगर हम लोगों को कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाना है, तो आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो Cu की मल्टीप्लाई तो NO3 की वैलेंसी से हो जाएगी, और NO3 जो है इसकी मल्टीप्लाई कॉपर की वैलेंसी से। तो क्योंकि ये 2 है, तो 2 ना इस पूरे के साथ लगेगा, तो इसलिए CuNO3 का होल टॉइस ऐसे करके बनता है। ठीक है, तो आप लोगों को इनके जो सिंबल्स हैं, ये क्या है, ये कॉपर का सिंबल है और नाइट्रेट का सिंबल है, इनके सिंबल्स आपको याद होने चाहिए और इनकी वैलेंसीज याद होनी चाहिए। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है ना, उसमें मैंने आपको सब समझाया है अच्छे से। ठीक है, तो इनके सिंबल और इनकी वैलेंसी, ये नीचे जो लिखी जाती है ये हमारी वैलेंसी होती है, और ऊपर ये जो है ये अपने सिंबल हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैलेंसी और सिंबल की करने से क्या बनती है, हमारा फॉर्मूला बनता है। तो ये हमारा कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला मैंने आपको बना के दिखाया। चलिए एक और दिखा देती हूँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तो एल्यूमिनियम का जो हमारा सिंबल होता है वो होता है Al, और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। ठीक है, अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3 और क्लोराइड जो है इसकी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो आपका फॉर्मूला बना AlCl3। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। आप आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनके जो एलिमेंट्स हम लोग को गिवन है ना, इनके हमें नेम लिखने हैं, इनका नाम बताना है। ठीक है, तो जो हमारा क्विक लाइम होता है ना, क्विक लाइम किस 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 चीज़ से बना होता है, नेम द एलिमेंट्स। इनमें क्विक लाइम में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो क्विक लाइम में ना एक हमारा कैल्शियम होता है। ठीक है, क्विक लाइम में एक तो होता है हमारा कैल्शियम, और दूसरा अपना क्या होता है, दूसरा अपना होता है ऑक्सीजन। ठीक है, क्विक लाइम में क्या क्या होता है, एक होता है हमारा कैल्शियम और एक होता है ऑक्सीजन। तो 2 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं क्विक लाइम में, एक होती है कैल्शियम और एक होती है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में तो आपको साफ साफ लिखा हुआ है, एक होता है अपना हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, और एक ब्रोमाइड हो गया, ब्रोमाइन हो गया, ब्रोमाइड की जगह ब्रोमाइन। ठीक है, ब्रोमाइन, इसमें हाइड्रोजन हो गया और ब्रोमाइन हो गया, ब्रोमीन हो गया। ठीक है, और क्विक लाइम होता है CaO, तो कैल्शियम और ऑक्सीजन। बेकिंग सोडा में हमारी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बेकिंग सोडा में हमारा सोडियम होता है। ठीक है, बेकिंग सोडा में क्या क्या होता है, सोडियम, और हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन होता है, और हमारा होता है कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन का सिंबल लिख दिया मैंने C, और इसमें होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन, तो लिख लीजिए आप
ठीक है। तो क्या क्या होता है इसमें, बेकिंग पाउडर में हमारा सोडियम होता है, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, तो बेकिंग पाउडर में हमारा सोडियम होता है, एक हमारा हाइड्रोजन होता है, एक हमारा कार्बन होता है और एक हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे बेकिंग पाउडर में होती हैं। पोटेशियम सल्फेट में क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट में एक तो पोटेशियम ही होता है, एक सल्फ़र होता है और एक ऑक्सीजन। तो पोटेशियम सल्फेट में अपना पोटेशियम होता है एक तो, ठीक है, एक होता है इसमें अपना पोटेशियम, फिर दूसरा सल्फ़र और एक होता है ऑक्सीजन। तो ये देखिए यहाँ पर गिवन है। ठीक है, ये सब चीज़ें इनमें प्रेजेंट होती हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। मोलर मास के लिए फिर से आपको क्या क्या पता होनी चाहिए, मोलर मास के लिए आपको इनकी वैलेंसीज मोलर मास के लिए आपको इनका मास पता होना चाहिए। मास का भी टेबल जो है आपकी बुक में प्रेजेंट है, गिवन है। तो जो इथाइन है ना, इथाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए इथाइन, तो इथाइन का फॉर्मूला हम लोग का होता है C2H2। तो C जो है कार्बन, ठीक है, C2H2, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, ठीक है, इंटू टू इससे, फिर प्लस करते हैं इनको, फिर H का होता है 1 और जो इसके साथ लगा होता है 2, तो 12 2 जा क्या होता है 24 प्लस 2 1 जा 2, 24 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 26। तो ये हमारा क्या आ गया, मोलर मास आ गया। तो इसके लिए हम लोगों को, मैंने शायद एटॉमिक नंबर बोल दिया था ना कि आप लोगों को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, तो एटॉमिक आपको मास पता होना चाहिए। ठीक है, इनका मास अगर आप लोगों को पता है ना, तो मास से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, इन लोगों का मोलर मास निकाल सकते हैं। और मास इनका आप लोगों को गिवन है, आपका पेज नंबर 35 है ना, तो उसमें आप लोगों को सबका एटॉमिक मास, मतलब हाइड्रोजन का, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो आपका छोटा सा टेबल है ना पेज नंबर 35 पर, उस पर आपको पूरे टेबल पे एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स जो करके गिवन है टेबल 3.2, उसमें सारे मिल जाएंगे। तो C2H2 का आपका 26 आ गया। नेक्स्ट जो आपका है B, उस सल्फ़र का फॉर्मूला आपका होता है एसिड, ठीक है, सल्फ़र मॉलिक्यूल। तो सल्फ़र का जो आप लोगों का एटॉमिक मास होता है, सल्फ़र का होता है 32, ठीक है। तो 32 को आप लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 को आप लोगों को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है। 32 इंटू 8 होता है 256, ठीक है। तो हमारे सल्फर मॉलिक्यूल का आ गया। C है हमारा फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस मॉलिक्यूल होता है P4, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 31। तो सल्फर का एटॉमिक मास 31 होता है, P4 है, तो 31 इंटू 4 क्या हो गया, 124 ग्राम। तो ग्राम सबके लगाना है, मास है ना, मास निकाल रहे हैं तो ग्राम इसकी यूनिट लगाओगे। तो C वाला आपका फॉस्फोरस मॉलिक्यूल P4 का आंसर ये आ गया। D जो है आपका है HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो H का एटॉमिक मास होता है 1, क्लोरीन का आपका होता है 35.5। तो इसका एटॉमिक मास आप कैसे निकालोगे, इन दोनों एलिमेंट्स के मास लिख देते हैं और बीच में क्या कर देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं, इन लोगों को प्लस करना होता है हमें। तो 1 + 35.5 क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 36.5। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, आपको प्लस करना है हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को लिखना है, क्लोरीन के एटॉमिक मास को लिखना है और इनको ऐड कर देना है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 36.5। अब E जो है, E वाला, E है नाइट्रिक एसिड, तो HNO3, तो HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड है। तो H का हमारा क्या होता है 1, N का होता है हमारा 14 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो H1 है तो 1 × 1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी पावर क्या होती है हमेशा 1, तो 1 इसकी क्या है, कुछ 1 है तो 14 प्लस में लिख देंगे, है ना, या फिर 14 × 1 लिख दीजिए, एक ही बात होती है। अब ऑक्सीजन का 16 है और इसके साथ क्या पावर लटकी हुई है 3, तो 1 × 1 आप छोड़िए इसको, 1 + 14 क्या हो जाएगा 15, 16 × 3 हो जाएगा हमारा 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 4। तो 15 + 48 का आंसर हमारा आ गया क्या, 63, ठीक है, 63 ग्राम। तो हम लोगों ने क्या किया है, कुछ नहीं यार, देखो H का एटॉमिक मास 1 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। तो इन सबको क्या किया आप लोगों ने, यहाँ पर देखिए 1 + 14 + 16 × 3, 16 × 3 क्यों किया, क्योंकि इसकी पावर में 3 लगा हुआ था। तो इसका हमारा एटॉमिक मास या फिर मोलर मास जो हम लोगों ने इसके मोलर मास निकाले, एक ही बात है, 63 आ गया है। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का क्या मास होगा, आंसर है 14।
कैसे? 1 मोल है ना, 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास वही होगा जो उसका एटॉमिक मास होगा, ठीक है। तो अगर 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम आपसे पूछा जाता तो आप लोग क्या करते? 14 इंटू 2 कर लेते। आपसे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम पूछा गया है तो इसका आंसर 14 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। एल्यूमिनियम एटम्स जो हैं उसके आप लोगों को 4 मोल्स निकालने हैं। तो जो एल्यूमिनियम है उसका हमारा क्या होता है? एटॉमिक मास एल्यूमिनियम का अपना होता है 27, ठीक है। तो क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास हम लोगों का 27 होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी सिंपल सा है, इसको हम लोग करेंगे 27 इंटू 4 यानी कि 108 ग्राम, ठीक है। क्यों करा हमने? क्योंकि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स बोले गए थे हम लोगों से। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास अपना होता है 27, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है। हम लोगों से 4 मोल पूछे गए थे, 1 पूछा जाता तो 27 ग्राम आ जाता आंसर। 4 पूछा गया है इसलिए हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट। अब ये जो है ना ये फॉर्मूला, पहले तो हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे Na2SO3 की, फिर उसको सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों से सोडियम सल्फेट के 10 मोल्स पूछे गए हैं। कैसे होगा? यहाँ पर देखिए Na2SO3। तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था इसका मास, पहले मास निकाल लेते हैं। Na जो है, Na का हमारा होता है सोडियम, ठीक है। सोडियम होता है Na, तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है हमारा 23। सोडियम का एटॉमिक मास अपना 23 होता है। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे सल्फ़र। सल्फ़र का हमारा होता है 32 और प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हमारा होता है 16 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों का आंसर जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे 23 इंटू 3, 3 जा 9 और 3 2 जा 6 प्लस 32 और 16 3 जा क्या होता है? 6 3 जा 18, 3 जा 3 4, 16 3 जा 48। जब इन सबको हम लोग ऐड करेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 126, ठीक है, 126। तो 126 ग्राम जो है हमारा इसका आ जाएगा। बट हम लोगों से क्या पूछा गया है? हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम सल्फाइड के 10 मोल्स, तो जो आंसर आया है ना इसको आप लोग क्या कर देंगे? इसको आप लोग कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 1260 ग्राम, ठीक है। तो ये देखिए सिंपल सा आंसर हमारा ये सॉल्व कर दिया हमने। 1260 ग्राम हमारा आंसर आ गया। तो Na2SO3 क्या है? Na2SO3, ठीक है। इसमें हम लोगों ने इसकी वैल्यू रखी, Na के 2 से मल्टीप्लाई किया, S की रखी, ठीक है। फिर ऑक्सीजन की वैल्यू रखी और 3 से मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड कर दिया, तो इसका एटॉमिक मास निकल गया। तो जो एटॉमिक मास का आंसर आया उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा पूरा का पूरा आ गया मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब आगे एक काम करते हैं, 8 9 10 है ना, 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा नहीं है कुछ, तो नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं उसको, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और मैं जल्दी से जल्दी इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी, ज़्यादा नहीं है कुछ, यही सब चीज़ें करनी है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में भी, वो भी हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। थैंक यू।